हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति वर्मा। वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबको पता है कि नीट 2024 में अब सिर्फ 100 डेज बाकी हैं और बहुत सारे नीट एस्पिरेंट के ये कंफ्यूजन होंगे कि इन 100 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है ताकि अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाए और एट द एंड आपको कोई रिग्रेट ना रहे कि आपने अपना बेस्ट नहीं दिया था। कई बार क्या होता है कि आप एक दो दिन तो बहुत कुछ पढ़ लेते हो लेकिन नेक्स्ट डे बिल्कुल मन ही नहीं होता पढ़ने का, इसलिए कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। अगर आपके 350 से 450 के बीच मार्क्स आ रहे हैं तो कैसे इन 100 डेज को एक बेस्ट वे में यूटिलाइज करके आप अपने स्कोर को 600 प्लस तक ले जा सकते हो। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो स्टार्टिंग से तो फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं लेकिन एंड में आते आते उनका जो कंसिस्टेंसी होता है या फिर जो मोटिवेशन तो सब डाउन हो जाता है और लास्ट में वो गिव अप कर देते हैं। तो ऐसे ही बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पढ़ते चलते हैं और लास्ट में हार्डवर्क करके सिलेक्शन ले लेते हैं। तो इन 100 डे में ये जो 2-3 मंथ्स होते हैं ना, ये आपके सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं। तो इन 2-3 मंथ्स में अगर आपने हार्डवर्क कर लिया, अगर आपने पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस अपनी पढ़ाई को देकर हार्डवर्क कर लिया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ये 2-3 मंथ्स जो होते हैं ना, ये किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर तुम ये 100 डेज बस मेहनत करने के लिए रेडी हो तो ये इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये सिंगल वीडियो में मैं 100 डेज की रिवीजन स्ट्रेटजीज बताऊंगी कि कैसे तुम अपना ये 100 डेज को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करके अपना अच्छा रिवीजन कर सकते हो जिससे तुम्हारे नीट में अच्छे स्कोर आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इन 100 डेज को कैसे यूटिलाइज करके अपना बेस्ट देना है और अपने पूरे सिलेबस का रिवीजन करना है। पहले तो एक बात दिमाग में बैठा लो कि आपको डेली 14 to 15 आवर्स पढ़ने हैं और एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए अगर आपको 2024 में ही सिलेक्शन चाहिए। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास सिर्फ 78 to 79 चैप्टर्स हैं जिनको आपको रिवाइज करना है। तो इन सारे चैप्टर्स को ना आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि किस दिन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि नीट से पहले आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर लोगे ना उतना आपके लिए बेटर होगा। और कोई चैप्टर आपका इनकम्प्लीट है तो उसको साथ साथ कंप्लीट करो, अपने रिवीजन को कंटिन्यू रखो। और जो भी चैप्टर आपके इनकम्प्लीट है उनको साथ साथ करो, रिवीजन को रोकना नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है रिवीजन रोकने का, साथ साथ करो, ये बेस्ट वे है। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ओवरऑल मार्क्स को बेहतर बनाने में। तो हम सबको पता है कि बायोलॉजी के लिए तो एनसीईआरटी ही गीता है। हमने बायोलॉजी को तो देख लिया कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, लेकिन अब फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है ये भी देखेंगे। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप पढ़ते हो या जो चीज़ आपको कभी भी रिवाइज करनी किसी भी दिन, तो आपको हर दिन का टू डू लिस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टू डू लिस्ट होगा तो आप अपने गोल्स याद रखोगे, आपका पूरा फोकस आपकी स्टडी पर होगा और आप कंसिस्टेंट रहोगे, क्योंकि ये एक बेस्ट मेथड है कंसिस्टेंट रहने का। इससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। फॉर एग्जांपल, आपको कल कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं उसकी जो लिस्ट है आज रात में ही आपको लिख के रख लेनी है कि आज कल मुझे ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। मान लो आप कल से आप स्टार्टिंग से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको टू डू लिस्ट में क्या क्या लिखना है। फर्स्ट डे का मैं बता रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को आपको हर रोज़ पढ़ना है। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है या फिर 70-80-90% कंप्लीट हो गया है तो आपको यही चीज़ फॉलो करनी चाहिए। रोज़ का टू डू लिस्ट बनाओ। एक टू डू लिस्ट में बताती हूँ जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों होगा और तीनों को डेली पढ़ना है। तो बात करते हैं पहले फिजिक्स की। तो फिजिक्स में जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स जैसे कि बेसिक मैथ, वेक्टर्स ये और काइनेमेटिक्स, ये तीनों आप ले लो। और केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों में से एक चैप्टर लेने हैं आपको। इसके फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट ले लिया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी और आइसोमर, क्योंकि आईयूपीएसी उतना बड़ा चैप्टर है नहीं। इससे एक ही क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन आएंगे जो बहुत ईजी आते हैं। और बायो में आप लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ले लो। और जो भी आपका टू डू लिस्ट ना हर रोज़ का, वो एक दिन में आपको 7 to 8 चैप्टर्स लिखने ही हैं टू डू लिस्ट में।
और उन सारे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करना है। चैप्टर्स कितने बड़े हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना और टू डू लिस्ट में ऐड कर लेना, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स तो जल्दी हो जाएंगे, लेकिन जो बड़े चैप्टर्स हैं जैसे कि जेनेटिक्स, तो उसमें टाइम लग जाता है। अभी तो आपको डेढ़ घंटे लग जाएंगे, एटलीस्ट मतलब 2 घंटे 1.5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन जब धीरे धीरे रिवीजन आपके इंक्रीज होंगे ना, तो आपको 1 घंटे 45 मिनट्स हाफ एन आवर में भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब आप ये सोचो कि आपका जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर्स है वो 78 से 79 ही है, और आप डेली 7 to 8 चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हो, तो आपका जो रिवीजन का एक राउंड है ना, वो आपका 11 से 12 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो सोचो जब तक नीट है तब तक आपका रिवीजन कितने टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे ना चीज़ें, तब आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी या फिर नीट तक याद रहेगा। लेकिन आप एक बार पढ़ के कोई चैप्टर छोड़ दोगे ना, तो आपको वहाँ तक नीट तक बिल्कुल याद नहीं रहने वाला। और आप ये तो बिल्कुल मत सोचना कि वो चैप्टर्स अगर आपको आते हैं या छोटे चैप्टर्स हैं या इजी चैप्टर हैं आपके लिए, तो उसका रिवीजन छोड़ दो और बाकी जो टफ चैप्टर है उसका रिवीजन करो। बिल्कुल नहीं, आपको सारे चैप्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है और सबको साथ साथ रिवाइज करना है। सो अब बात करते हैं कि जो आपने टू डू लिस्ट में चैप्टर्स लिखे हैं, उन चैप्टर्स को रिवाइज कहाँ से करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आपको पता है कि कौन सा फॉर्मूला कब कहाँ लगाना है, तो आप शॉर्ट नोट्स प्रेफर करो। और अगर आपको ये समझ नहीं आता कि कौन से फॉर्मूले को कब कहाँ लगाना है, तो आप अपने क्लास नोट से पहले पढ़ लो। जब 2 बार रिवीजन के राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, तो थर्ड राउंड से आप शॉर्ट नोट प्रेफर करना, क्योंकि हर टाइम लॉन्ग नोट्स प्रेफर नहीं कर सकते, वो टाइम टेकिंग है। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो शॉर्ट नोट्स ही पढ़ो। अब फिजिक्स में ये तो पता चल गया कि रिवीजन कहाँ से करना है, क्या पढ़ना है, लेकिन अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात आती है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप फिजिक्स में MTG की 34 से या 35 या PYQs यूज़ करो, और यकीन मानो ये मोर देन सफिशियंट है आपके 130+ या 140+ मार्क्स लाने के लिए। क्योंकि जब आप बहुत सारे मटेरियल यूज़ करोगे ना, तो आप इतने सारे मटेरियल को लास्ट में रिवाइज नहीं कर पाओगे, और किसी एक मटेरियल पर फोकस करना बहुत अच्छा है। क्योंकि जितने भी टॉपर्स को देख लो या फिर जिसके भी सिलेक्शन हो जाते हैं, वो एक ही बुक को फॉलो करते हैं और मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करते हैं सेम बुक से। तो इसलिए एक ही बुक यूज़ करो। और PYQs तो बहुत अच्छा है, अगर आप PYQ करोगे तो आपके लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं ना, जो ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो पूरे थ्योरी बेस्ड हैं, कुछ ऐसे जो सारे फार्मूला बेस्ड हैं, और कुछ ऐसे जो मिक्स्ड हैं, थ्योरी भी हैं और फार्मूलाज भी हैं। तो इन सारे चैप्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या पढ़ना है। अगर कोई चैप्टर पूरा थ्योरी बेस्ड है तो आपको NCERT ही प्रेफर करनी है। अगर किसी चैप्टर में ज़्यादा फार्मूले हैं तो आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, उससे पढ़ लो। अगर कोई चैप्टर मिक्स है, मतलब उसमें थ्योरी भी है फार्मूला भी है, तो आप NCERT पढ़ सकते हो, या फिर अगर अपने शॉर्ट नोट्स बनाया है तो शॉर्ट नोट्स प्रेफर कर सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको टोटली NCERT ही पढ़नी है, क्योंकि जब तक आपको NCERT की हर लाइन याद नहीं होगी इनऑर्गेनिक में, तब तक आपके क्वेश्चन गलत ही होंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो नीट का पैटर्न है क्वेश्चन का, वो असर्शन रीजन है या फिर बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो इसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर आपको लाइन्स याद नहीं है तो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको NCERT ही पढ़नी है, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी NCERT बार बार पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जैसे कि IUPAC हो गया, आइसोमर हो गया, GOC हो गया। क्योंकि इन सारे चैप्टर्स में आपको क्या करना है कि एक बार जब आप NCERT पढ़ लेते हो लेक्चर के बाद, तो आपको कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट कर लेना है, और हर रिवीजन के टाइम पर सिर्फ वही पॉइंट्स पढ़ने और बस क्वेश्चन करने PYQs से। क्योंकि मैंने केमिस्ट्री में ABK सर का क्लास करके नोट्स बनाया था, तो उनके नोट्स इतने अच्छे थे कि सारे NCERT की लाइंस
को कवर कर लिया था। और कुछ ऐसे 2-4 पॉइंट्स ही थे जो कि एनसीईआरटी में थे और सर ने बताया, वो बहुत ही थ्योरी बेस्ड थे। तो जब मैं एक बार लास्ट में एनसीईआरटी पढ़ी थी तो वो सारे पॉइंट्स को मैंने नोट्स में ही ऐड कर लिया था, क्योंकि बार बार 2 चीज़ें मैं नहीं पढ़ सकती थी, इसलिए मैं नोट्स ही हमेशा पढ़ती थी। और जो भी एनसीईआरटी के पॉइंट्स वो सारे तो मेरे नोट्स में थे ही, और बाकी मैं पढ़ के ऐड कर ली थी। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि केमिस्ट्री के लिए या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्पेशली कौन किसका लेक्चर देखे, कहाँ से देखे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो एवीके सर का यूट्यूब पे गन शॉट वीडियो है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो हमने इतना तो देख लिया केमिस्ट्री में कहाँ से पढ़ना है, लेकिन अब केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो जो आपकी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक के फिजिकल तीनों जो है ना, आपको 34 से 35 ईयर PYQs करने हैं। और जो एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको करने, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप PYQs में देखना, जो एनसीईआरटी की इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, तो इसलिए आपको वो स्किप नहीं करना है, वो सारे भी आपको सॉल्व करने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सीरियल वाइज ही चैप्टर को टू डू लिस्ट में लिखो और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ो। आप रैंडम कोई सा भी चैप्टर्स ले सकते हो टू डू लिस्ट में और कोई सा भी चैप्टर्स पढ़ सकते हो, लेकिन ऐसा भी मत करना कि एक ही दिन सारे छोटे छोटे चैप्टर्स ले लिए और फिर बड़े चैप्टर्स में आलस आ रहा है कि कैसे पढ़े, अब तो सिलेबस ही नहीं हो पा रहा है। तो इतना पैनिक ना हो, इसके लिए अभी से ही जो छोटे चैप्टर्स बड़े चैप्टर्स उनको मिक्स करके लो। जैसे मान लो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है, लंबा चैप्टर है, बड़ा है, पेजेस ज़्यादा है उसके, लेकिन बहुत इजी चैप्टर है, तो आप वो चैप्टर ले सकते हो। और साथ में माइक्रोब्स ले लो, तो एक बड़ा एक छोटा ऐसे मिक्स करके चैप्टर्स रिवाइज करो। तो हमने इतनी बात कर ली कि कैसे कैसे आपको रिवाइज करना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को, और कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ हम कैसे पढ़ेंगे 100 डेज में। तो आप ये सोचो कि आप डेली 14 to 15 आवर्स पढ़ रहे हो और आपका डेली का 7 to 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो रहा है। जब आप रिवीजन के 3 राउंड्स कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद आपको PYQs नहीं करनी है, डायरेक्ट आपको फुल सिलेबस टेस्ट ही देने हैं। और अभी भी आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना है, क्योंकि जब आप फुल सिलेबस टेस्ट दोगे ना, तब आपके मिस्टेक्स आपको पता चलेंगे कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो। तो उसको एनालाइज करके आप अभी टाइम है अपने मिस्टेक को सुधार सकते हो, क्योंकि नीट के पहले आपको बहुत स्ट्रेस होगा, बहुत पैनिक हो जाओगे आप, इसलिए अभी से ही फुल सिलेबस टेस्ट दो। अभी आप रिवीजन के टाइम पे मतलब अभी तो आप एक वीक में 2 टेस्ट दे दो, लेकिन जब आपका सिलेबस 3 राउंड कंप्लीट हो जाएगा, जब 1 मंथ बचेगा, मतलब पूरे अप्रैल मंथ में आपको एवरी अल्टरनेट डे मॉक टेस्ट देने हैं और बस शॉर्ट नोट से ही रिवाइज करने, क्योंकि उसके पहले मार्च तक, लास्ट मार्च तक आपका इतना रिवीजन हो जाएगा ना कि आपको लॉन्ग नोट्स या फिर एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका शॉर्ट नोट्स सफिशिएंट होगा रिवीजन के लिए, और आपका फुल सिलेबस टेस्ट तो अल्टरनेट डे होगा ही। आपको हमेशा फुल सिलेबस टेस्ट की एनालिसिस करनी ही है, चाहे आप अप्रैल में दो चाहे अभी दो। अभी तो आपको पूरे अच्छे से एनालाइज कर, जो आपकी मिस्टेक्स की एनालिसिस है ना, वही आपको मार्क्स को इंक्रीज करेगी। तो अच्छे से एनालाइज करना मिस्टेक्स को, और अप्रैल में जब आप एवरी अल्टरनेट डे मॉक टेस्ट दोगे ना, तब भी आपको एनालिसिस करना है, क्योंकि लास्ट टाइम की जो एनालिसिस होती है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है करने के लिए। और जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना, तो सेम डे आपको मॉक टेस्ट की एनालिसिस भी करनी है। और जब आप किसी भी एक क्वेश्चन को जो आपने गलत किया, जो आपने छोड़ दिया, उसकी एनालिसिस कर रहे हो ना, तो उसके सारे चारों ऑप्शंस को पढ़ो कि अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है तो वो क्यों करेक्ट हुआ, क्या कॉन्सेप्ट लगा उसमें, और बाकी तीनों स्टेटमेंट या ऑप्शन आपके गलत हैं या फिर वो गलत हैं, वो बेस्ट आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आपको हर पॉइंट्स को एनालाइज करना है, अच्छे से चेक करना है कि है तो क्यों है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है। और जो भी क्वेश्चन जब आप कर रहे हो सॉल्व, तो उसमें कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, क्योंकि जब अपन कीवर्ड्स पे फोकस नहीं करते उसके वजह से भी सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो सिली मिस्टेक्स को कम करने के लिए कीवर्ड्स को हमेशा अंडरलाइन करो। और अगर आप ऑनलाइन पेपर देते हो तो पहले उसका प्रिंट कराओ और ऑफलाइन पेपर दो, और 2 से 5 के ही बीच में दो जब आपका नीट का पेपर होता है, क्योंकि वो टाइम पे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप उस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपका माइंड एक्टिव रहेगा उस टाइम के लिए और आप नीट में थकोगे नहीं या फिर आपका ब्रेन काम करना बंद नहीं करेगा। अब एक लास्ट प्रॉब्लम आती है कि जब अपन टेस्ट देते हैं ना, तो अपना जो 3 घंटे का टाइम है, टाइम मैनेज नहीं कर पाते, 3 घंटे में पूरा टेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए यार आप तो मतलब आपको पहले तो बायोलॉजी से स्टार्ट करो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बायो से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री करोगे ना और आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो डीमोटिवेशन होगा और बायो में आते हुए क्वेश्चन भी आप गलत कर दोगे। तो इसलिए पहले बायो अटेम्प्ट करो, उसमें कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं ना मोस्टली, तो ऐसा लगता है कि चलो यार अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अब तो। और तो बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री भी क्वेश्चन जो नहीं बनने होते हैं वही बन जाते हैं, लेकिन अब जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री करोगे और उससे क्वेश्चन आपके नहीं बने तो डीमोटिवेशन की वजह से जो बायो में आते हुए क्वेश्चन भी उसमें भी सिली मिस्टेक हो जाएगा, या फिर उसमें आपको याद ही नहीं है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। तो इसलिए पहले बायो से स्टार्ट करो। और टाइम को मैनेज करने के लिए जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना, तब 2 से 5 के बीच में ही दिया करो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्ट्रिक्टली आपको बायो से ही स्टार्ट करना है। अगर आपका केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छा है तो आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करो, देन आपको जो जो ईजी लगता है पहले वो कर लो। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि एक सब्जेक्ट पहले कंप्लीट कर लिया देन नेक्स्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब आप ऐसे करोगे ना तो आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप एक ही क्वेश्चन में फंसे रहोगे। तो आप ऐसा कर सकते हो कि पहले जो जो इजी क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट में, तीनों सब्जेक्ट में, जो आपको सबसे पहले इजी सब्जेक्ट लगता है उसको चूज करो। उसमें से जो इजी क्वेश्चन है उसको पहले अटेम्प्ट करो, फिर मॉडरेट पे जाओ, उसमें से जो इजी क्वेश्चन है वो करो। देन जो टफ सब्जेक्ट है उसमें से इजी क्वेश्चन को सेलेक्ट करके उसको सॉल्व कर लो। देन सेकेंड राउंड स्टार्ट करो। ऐसे ही अपना फर्स्ट राउंड में इजी क्वेश्चन, सेकेंड में मॉडरेट क्वेश्चन और लास्ट में जो टफ क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। और अगर वो सॉल्व ना हो तो तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि तुक्के की वजह से आपके नेगेटिव मार्किंग होंगे, इसलिए आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग को कम करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ही आपके मतलब मान लो आपके 600 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग 550 तक लेके चला जाता है। इसलिए नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करो, सिली मिस्टेक्स कम करो। अगर आप 3 आवर्स कंटिन्यू नहीं बैठ पाते तो जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तब पहले 1 घंटे की स्टॉप वॉच लगाओ, 1 घंटे कंटिन्यूस बैठो और पूरे फोकस, पूरा कंसंट्रेशन आपकी स्टडी पर ही होना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे 15 मिनट्स इंक्रीज करके 1 घंटे 15 मिनट की अपना स्टडी करो। फिर नेक्स्ट डे 1.5 आवर की करो। ऐसे ऐसे अपने 3 आवर्स को लेकर जाओ, इंक्रीज करो, कि कभी नीट में टाइम है अभी भी आप कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको अगर शॉर्ट नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको शॉर्ट नोट्स समझ नहीं आ रहा है कैसे बनाए, उसके लिए मैंने बता दिया था। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो।